नमस्कार मेरे प्यारे मित्रों, आप सभी का एक बार पुनः बहुत बहुत स्वागत है। मित्रों, आज का हमारा टॉपिक है डीपीएसपी से संबंधित जो भी संवैधानिक संशोधन अधिनियम रहे हैं, अर्थात डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी में अभी तक जितने भी अमेंडमेंट हुए हैं, जितने भी संशोधन हुए हैं आज तक, आज हम उसी पर चर्चा करेंगे। आज हम भारतीय संविधान के एक ऐसे भाग के बारे में चर्चा करेंगे जो भारत को लोक कल्याणकारी राज्य का स्वरूप प्रदान करता है। आज हम भारतीय संविधान के एक ऐसे भाग के बारे में चर्चा करेंगे जो भारत में सामाजिक और आर्थिक लोकतंत्र को सुनिश्चित करता है। आज हम चर्चा करेंगे भारतीय संविधान के एक ऐसे भाग के बारे में, एक ऐसे पार्ट के बारे में जो भारत में जो सामाजिक और आर्थिक लोकतंत्र है उसको तो सुनिश्चित करता ही करता है। उसके साथ ही साथ ये जो पार्ट 4 है, ये भारतीय संविधान में जो एक बहुत ही महत्वपूर्ण पार्ट है। और मित्रों, चाहे जो भी एग्जाम रहा हो, चाहे वो आपका वनडे एग्जाम हो, सिविल सर्विसेज का एग्जाम हो, हायर एजुकेशन का एग्जाम हो, जितने भी एग्जाम है हिंदुस्तान में, जो भी एग्जाम होते हैं, कॉम्पिटिटिव एग्जाम जितने भी हैं, सब में भारतीय संविधान का जो ये भाग 4 है, इससे क्वेश्चन जरूर पूछे जाते हैं। क्योंकि मित्रों, ये जो पार्ट 4 है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और इसके साथ ही साथ आज हम चर्चा करेंगे भारतीय संविधान के एक ऐसे भाग के बारे में जिसके पीछे कोई कानूनी शक्ति तो नहीं है, जिसके पीछे कोई जो एक कानूनी शक्ति है, जो एक कानूनी दबाव है, वो तो नहीं है, लेकिन जनमत का बहुत बड़ा दबाव है, जनमत का, पब्लिक ओपिनियन का बहुत बड़ा दबाव है। अर्थात जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी है, जो राज्य की नीति के जो निदेशक तत्व हैं, ये भारतीय संविधान का एक ऐसा भाग है जिसके पीछे कोई कानूनी शक्ति नहीं है, जिसको लेकर के आप कोर्ट की शरण में नहीं जा सकते हैं। लेकिन जो जनमत का प्रेशर है, जो जनमत का दबाव है, जो जनमत का एक प्रकार से डर है, वो सरकारों के ऊपर बहुत हावी रहता है। और खास करके जो एक डेमोक्रेटिक सिस्टम है, जो एक लोकतांत्रिक व्यवस्था है, उसमें कोई भी सरकार, चाहे वो भारत की सरकार हो या राज्य स्तर की सरकारें हो, या यहाँ तक आप समझ लीजिए कि जो बिल्कुल एकदम निचले स्तर की सरकार है, जो मतलब ग्राम पंचायत है, जो पंचायत स्तर की सरकारें हैं, वो भी जनमत की उपेक्षा नहीं कर सकते हैं। अर्थात लोकतंत्र में, एक लोकतांत्रिक सिस्टम में, एक डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में जो सबसे बड़ा प्रेशर होता है वो जनमत का प्रेशर होता है, जनमत का दबाव होता है। जनमत से सरकारें बनती हैं, बिगड़ती हैं, जनमत से सरकारें डरती हैं। इसीलिए भाग 4 के पीछे यद्यपि कोई कानूनी दबाव नहीं है, कोई कानूनी जो एक प्रकार से प्रेशर है वो नहीं है, कानूनी बंधन नहीं है, लेकिन जो जनमत का दबाव है, मित्रों, बहुत ही जबरदस्त है। क्योंकि आप जानते हैं कि भारत जैसे लोकतांत्रिक देश में प्रति 5 वर्ष के बाद चुनाव होता है। तो जब चुनाव का पीरियड आता है तो जो राजनीतिक दल हैं वो जनता के सामने जाते हैं और वो जनता से वोट मांगते हैं। तो भाई, जब जो भी दल सत्ता में रहा है, जब वो जनता के बीच जाएगा तो वो जनता को बताएगा कि हमने इतना रोजगार दिया, इतना चिकित्सालय बनवाया, इतना चिकित्सा सुविधाओं पर खर्च किया, एजुकेशन पर खर्च किया, वो तमाम सारी चीजें हैं। तो हर सरकार को, हर राजनीतिक दल को 5 साल के बाद अपना रिपोर्ट कार्ड जनता के सामने देना पड़ता है। इसीलिए मित्रों, पार्ट 4 जो भारतीय संविधान का भाग 4 है, इसके पीछे कोई कानूनी प्रेशर, कानूनी दबाव सरकारों के ऊपर नहीं है, लेकिन जो जनमत का दबाव है
वो बहुत ही जबरदस्त है, बहुत ही जबरदस्त है। आप यकीन मानिए कि वो इतना जबरदस्त है कि जो भी दल सत्ता में रहता है, जब वो इसीलिए वो कोशिश करता है कि हम ज्यादा से ज्यादा अच्छा काम करें, बेहतर काम करें, जनता को ज्यादा से ज्यादा सुविधा दें, ताकि जब हम चुनाव के टाइम में जाएंगे उनके बीच तो हम बता सके कि हमने आपके लिए ये किया, वो किया, वो तमाम सारी चीजें हैं। इसलिए इस भाग के पीछे जो जनमत का प्रेशर है वो बड़ा जबरदस्त है। और डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, जिसको हिंदी में कहते हैं राज्य की नीति के निदेशक तत्व, राज्य की नीति के निदेशक तत्व, राज्य की नीति के निदेशक तत्व। तो भारतीय संविधान का जो भाग 4 है उसका जो शीर्षक है वो है, इंग्लिश में कहते हैं डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, हिंदी में कहते हैं राज्य की नीति के निदेशक तत्व। तो अब बात ये आती है कि राज्य की नीति के जो निदेशक तत्व हैं उनका आशय क्या है, या राज्य की नीति के निदेशक तत्व हम किसे कहते हैं, इसका आशय क्या है, इसका अर्थ क्या है। देखिए, इसका सीधा सा अर्थ है, इसको जरा सा समझने की कोशिश करिए। कि जो राज्य है, जो भारत राज्य है, उसकी क्या नीतियां होंगी, उन नीतियों के संबंध में ये निदेशक तत्व हैं, ये एक मार्गदर्शक सिद्धांत हैं, ये एक प्रकार से सरकारों को रास्ता दिखाते हैं कि जब आप जनता के कल्याण के लिए कार्य करेंगे तो आप किन किन तत्वों को ध्यान में रखेंगे। आप इन्हीं तत्वों के आलोक में, इन्हीं तत्वों को ध्यान में रख करके, इन्हीं तत्वों को देखते हुए, इन्हीं तत्वों का जो सार है, इनका जो भाव है, उसी को देख करके अपनी नीतियों का निर्धारण करेंगे, न कि इससे इतर जा करके। अर्थात राज्य की नीति का जो निदेशक तत्व है वो एक ऐसा मार्गदर्शक सिद्धांत है, वो एक ऐसा मार्गदर्शक सिद्धांत है जो सरकारों को ये बताता है कि जब आप अपनी नीतियों का निर्धारण करेंगे तो आप जरूर इन तत्वों को ध्यान में रखेंगे, इन तत्वों को आप अपनी नीतियों में लागू करने की कोशिश करेंगे। जैसे एक चित्र के माध्यम से आप समझिए इसको, तो ये और भी अच्छे तरीके से आप इसको समझ सकते हैं। जैसे देखिए, ये हैं नागरिक, भारत के नागरिक, और ये है राज्य, मतलब भारत राज्य। तो जो राज्य की नीति के निदेशक तत्व हैं उसमें यह बताया गया है कि जो भारत राज्य है, जो भारत राज्य है, अर्थात राज्य एक अमूर्त संस्था है, उसको रिप्रेजेंट करती है सरकार। राज्य एक अमूर्त संस्था है, उसको रिप्रेजेंट करती है सरकार, इसको रिप्रेजेंट करती है सरकार। तो यहाँ राज्य से आप सरकार से समझिए कि जो भी सरकार सत्ता में रहेगी, जो भी सरकार पार को संभालेगी, सत्ता में रहेगी, तो वो जब अपनी नीतियां बनाएगी, मतलब जो भारत राज्य को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो भारत राज्य का अपने नागरिकों के प्रति क्या जिम्मेदारी है, क्या उत्तरदायित्व है, वो अपने नागरिकों के कल्याण के लिए क्या क्या कार्य करेंगे, कैसे करेंगे। तो वो जो कल्याणकारी कार्य करेंगे, अपने जनता के हित में कार्य करेंगे, तो वो ये जो निदेशक तत्व हैं इनको ध्यान में रख करके इनके आलोक में ही करेंगे। अर्थात राज्य की जो नीति के निदेशक तत्व हैं वो एक प्रकार से भारत राज्य को ये बताते हैं कि आपका अपने नागरिकों के प्रति क्या दायित्व है, क्या जिम्मेदारी है, आप अपने नागरिकों की भलाई के लिए जो कार्य करेंगे किन किन चीजों को ध्यान में रख करके करेंगे। तो ये राज्य को एक प्रकार से निर्देश है कि आप अपने नागरिकों के प्रति क्या करेंगे, नागरिकों के प्रति आपका क्या उत्तरदायित्व है,
क्या आपको करना है, कैसे करना है, वो तमाम सारी चीजें ये बताई गई हैं। तो निदेशक तत्व का सिर्फ सीधा इतना सा आशय है, इतना सा मतलब है कि भारत राज्य का अपने नागरिकों के प्रति क्या उत्तरदायित्व है, उनकी क्या जिम्मेदारी है, वो अपने नागरिकों का कल्याण किस प्रकार से करेंगे। तो अब हम आगे बढ़ते हैं। ये जो राज्य की नीति के निदेशक तत्व हैं, राज्य की नीति के निदेशक तत्व हैं, ये भारतीय संविधान की जो किताब है, भारतीय संविधान रूपी जो किताब है, वो कहाँ पर है, कितने अनुच्छेद इसमें आते हैं, वो तमाम सारी चीजें हैं, उसको हम देख लेते हैं। तो इसकी जो संवैधानिक स्थिति है, इनकी जो संवैधानिक स्थिति है राज्य की नीति के निदेशक तत्व की, जो संवैधानिक स्थिति है, संवैधानिक स्थिति, देखिए ये भारतीय संविधान में कहां पर है। भाई जैसे आप कोई किताब पढ़ते हैं, अपना जो टेक्स्ट बुक है, जो पाठ्य पुस्तक, उसको पढ़ते हैं, तो पार्ट 1 में मतलब जो अध्याय 1 होता है, भाग 1 होता है, उसमें कुछ दूसरा रहता है, भाग 2 में दूसरा रहता है, भाग 3 में तीसरा, कुछ अलग चीजें, एक्स्ट्रा चीजें रहती हैं, फिर ऐसे ऐसे करके है। तो उसी प्रकार से जो भारत का संविधान है, या भारत की जो संविधान रूपी किताब है, उस किताब में ये जो चैप्टर है, ये जो तत्व है, वो कहां पर है। तो वो देखिए कि जो डीपीएसपी है, वो भारतीय संविधान के भाग 4 में है, अनुच्छेद 36 से 51 तक है। भारतीय संविधान के भाग 4 में अनुच्छेद 36 से 51 तक कुल अनुच्छेद 16 है, जो प्रावधान से संबंधित अनुच्छेद हैं, वो आपके 14 हैं, 14 वो 14 है। इसका जो स्रोत है, मतलब ये कहां से लिया गया है, आयरलैंड से लिया गया है। इसकी जो प्रकृति है, इसका जो नेचर है, वो अवाद योग्य है, मतलब नॉन जस्टिसिएबल है ये। तो जो डीपीएसपी है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी है, ये भारतीय संविधान, जो भारत का संविधान है, या जो संविधान रूपी किताब है, वो भाग 4 में है। भाग 4 में कुल अनुच्छेद 36 से 51 तक है। टोटल अनुच्छेद 16 हो गए, प्रावधान से संबंधित अनुच्छेद 14 हो गए। इसका स्रोत आयरलैंड है और प्रकृति अवाद योग्य है, नॉन जस्टिसिएबल है। अब इसमें देखिए जो समझने वाली बात है कि टोटल प्रावधान कुल अनुच्छेद 16 हैं, लेकिन जो प्रावधान से संबंधित अनुच्छेद हैं वो 14 हैं। अब इसमें क्या हो गया कि 2 अनुच्छेद आपका माइनस हो गया। अब प्रश्न ये उठता है कि ये 2 अनुच्छेद गए कहाँ, या इन दोनों अनुच्छेदों में, यानी ये 2 अनुच्छेद हैं, तो उसमें क्या प्रावधान है, तो उसको समझ लीजिए। तो उसमें जो अनुच्छेद 36 है, जो अनुच्छेद
36 है, अनुच्छेद 36 है, जो अनुच्छेद 36 है, तो इसमें ये कहा गया है कि जब तक संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो, जब तक संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो, इस भाग में भी अर्थात भाग 4 में भी राज्य का वही अर्थ है, वही आशय है जो भाग 3 में है। अर्थात भारतीय संविधान का जो भाग 3 है, भाग 3 का अनुच्छेद 12 जो है, इसमें राज्य की परिभाषा, इसमें राज्य की परिभाषा बताई गई है। भारतीय संविधान का जो भाग 3 है, उस भाग 3 के अनुच्छेद 12 में राज्य की परिभाषा बताई गई है। तो वही चीज आर्टिकल 36 में सिर्फ उसी चीज को क्लैरिफाई किया गया है, उसी चीज को स्पष्ट किया गया है कि आप भारतीय संविधान के भाग 4 में राज्य का वही आशय समझेंगे, राज्य का वही अर्थ समझेंगे जो भारतीय संविधान के भाग 3 के अनुच्छेद 12 में बताया गया है। वही आशय यहाँ पर राज्य का है। जब तक संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो, आप दूसरा आशय मत लीजिएगा, आप उसी आशय को लीजिएगा जो भारतीय संविधान के भाग 3 के अनुच्छेद 12 में है। तो एक आर्टिकल ये हो गया जो घट जाता है। और जो दूसरा आर्टिकल है, जैसा कि हमने आपसे चर्चा किया कि भाई टोटल आर्टिकल 16 है और प्रोविजन रिलेटेड जो आर्टिकल है वो 14 है। तो जो ये दो आर्टिकल जो ये माइनस हो गए हैं, वो कहाँ गए, इनमें क्या प्रावधान है, तो अभी हम उसकी चर्चा कर रहे हैं। फिर इसके बाद आता है आपका अनुच्छेद 37। अनुच्छेद 37 में ये कहा गया है कि भारतीय संविधान के भाग 4 के अंतर्गत जो प्रावधान है, इस भाग में अंतर्विष्ट जो भी प्रावधान है, इनके पीछे कोई कानूनी शक्ति नहीं है, अर्थात ये न्यायालय द्वारा प्रवर्तनीय नहीं है, किंतु शासन के मूलभूत तत्व हैं और इन तत्वों को अपनी नीतियों में शामिल करना, अपनी नीतियों के माध्यम से लागू करना राज्य का कर्तव्य है, राज्य का दायित्व है। देखिए, अभी हमने कुछ देर पहले जो चर्चा किया था वही चीज आर्टिकल 37 में आ रही है कि यद्यपि भारतीय संविधान के भाग 4 में जो भी प्रावधान है, जो भी इसमें प्रोविजन है, वो न्यायालय द्वारा प्रवर्तनीय नहीं है, लेकिन फिर भी ये शासन के मूलभूत तत्व हैं और राज्य द्वारा अपनी नीतियों में इनका पालन किया जाना उसका कर्तव्य है। वो उनको अपनी नीतियों के माध्यम से इन्हें लागू करेगा, ये राज्य का कर्तव्य है। तो अभी आप समझिए कि यहाँ पर न्यायालय द्वारा ये पार्ट 4 के जितने भी प्रावधान हैं वो प्रवर्तनीय नहीं है, और लेकिन उसके बावजूद जो जनमत की जो शक्ति है, जो जनमत का दबाव है, जो जनमत का प्रेशर है, वो है, और वो प्रेशर सबसे बड़ा प्रेशर होता है लोकतंत्र में। तो ये दो आर्टिकल ऐसे हैं जो प्रावधान से संबंधित नहीं है। आर्टिकल 36 में स्टेट को क्लैरिफाई किया गया है और आर्टिकल 37 में इसके नेचर के बारे में बताया गया है कि ये न्यायालय द्वारा प्रवर्तनीय नहीं है, मतलब अवाद योग्य है। अगर कोई भी सरकार है वो जनता को रोजगार प्रोवाइड करने के लिए काम नहीं करती है, तो आप इसके खिलाफ मुकदमा नहीं दायर कर सकते हैं, इसके खिलाफ आप उच्च न्यायालय या सर्वोच्च न्यायालय की आप शरण नहीं ले सकते हैं। जैसा कि पार्ट 3 के संबंध में जो भी प्रावधान है, अगर उन प्रावधानों का किसी भी व्यक्ति के द्वारा या सरकारों के द्वारा उल्लंघन किया जाता है, तो आप तत्काल बिना किसी देरी के कोर्ट का दरवाजा खटखटा सकते हैं, आप सीधे सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट जा सकते हैं। और पार्ट 3 से संबंधित
पार्ट 3 से संबंधित यदि उल्लंघन का कोई मामला है तो आप सीधा सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट ही जाएंगे, आप डिस्ट्रिक्ट कोर्ट नहीं जा सकते हैं, क्योंकि ये सीधा इन मुकदमों की जो सुनवाई होती है वो या तो सुप्रीम कोर्ट में होगी या फिर हाई कोर्ट में होगी। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में इनकी सुनवाई हो ही नहीं सकती है, ऐसा कोई प्रावधान ही नहीं है। तो भाग 3 के संबंध में आप सीधा न्यायालय की शरण में जा सकते हैं, लेकिन भाग 4 के प्रावधानों को लेकर के आप न्यायालय की शरण नहीं जा सकते हैं। सरकार के खिलाफ मुकदमा नहीं कर सकते हैं कि सरकार ने ये नहीं किया वो नहीं किया, आप मुकदमा नहीं कर सकते हैं। अर्थात इसका जो नेचर है भाग 4 का, पार्ट 4 का जो नेचर है वो नॉन जस्टिसिएबल है, अवाद योग्य है, इनको लेकर के मुकदमा दायर नहीं किया जा सकता है। तो मित्रों ये रही पार्ट 4 की, भाग 4 की जो संवैधानिक स्थिति है, कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन इसकी जो है भारतीय संविधान में वो रही। और इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं कि डीपीएस से संबंधित अब तक जितने भी संशोधन हुए हैं, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी से संबंधित अब तक जितने भी संशोधन हुए हैं, भारतीय संविधान के लागू होने की तिथि से लेकर के आज तक जितने भी संशोधन हुए हैं, अब हम उन पर बारी बारी से चर्चा करेंगे और देखते हैं कि कितने संशोधन हुए हैं। तो अभी तक आप देखिए, अभी तक जो भी संशोधन रहे हैं अभी तक भारतीय संविधान के इस भाग में कुल 7 संशोधन हो चुके हैं, कुल 7 संशोधन हो चुके हैं। वो एक तो अनुच्छेद 38 क्लास 2 जोड़ा गया, 44th अमेंडमेंट एक्ट 1978 के द्वारा, जब जनता पार्टी की सरकार थी, मोरारजी भाई देसाई प्रधानमंत्री थे। और उसके बाद अनुच्छेद 39 में क्लास एफ जोड़ा गया, 42nd अमेंडमेंट एक्ट 1976। फिर उसके बाद आता है आपका अनुच्छेद 39 कैपिटल ए, 42nd अमेंडमेंट एक्ट 1976। फिर आता है आपका अनुच्छेद 43 कैपिटल ए, ये भी आया 42nd अमेंडमेंट एक्ट 1976 के द्वारा। फिर उसके बाद आपका आता है अनुच्छेद 48 कैपिटल है, ये भी आया 42nd अमेंडमेंट एक्ट 1976 के द्वारा। फिर उसके बाद आपका आता है अनुच्छेद 45, ये आता है 86 अमेंडमेंट एक्ट 2002 के द्वारा।
फिर उसके बाद आपका आता है अनुच्छेद 43 कैपिटल बी 97th अमेंडमेंट एक्ट 2011 के आ रहा था। तो अभी तक भारतीय संविधान के लागू होने की तिथि से लेकर के आज तक डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी में अर्थात भारतीय संविधान के भाग 4 में सात बार अमेंडमेंट हो चुके हैं और ये इस प्रकार से हैं। अब हम इन्हीं पर बारी बारी से चर्चा करेंगे। और एक चीज जो विशेष रूप से जानने वाली है कि आजकल क्या हो रहा है कि जो एग्जाम में जो क्वेश्चन पूछने का जो तरीका है वो थोड़ा सा बदल गया है। बदल ऐसे गया है कि जैसे मान लीजिए कि अभी तक जो जनरली ट्रेंड रहा है कि फला अमेंडमेंट किस सन में मतलब आता है, किस सन में संशोधन होता है, ये पूछता रहा है। लेकिन हमने ये देखा है कि अब क्या हो रहा है कि फला अमेंडमेंट लागू कब हुआ, भाई संशोधन कब हुआ, ये तो बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है और ज्यादातर मतलब इसी ट्रेंड में क्वेश्चन पूछे गए हैं। लेकिन अब थोड़ा सा जो ट्रेंड है ना उसमें एक प्रकार से मतलब बदलाव आ रहा है। उसमें ये पूछा जा रहा है कि जो फला अमेंडमेंट एक्ट है वो लागू कब हुआ, इम्प्लीमेंट कब हुआ। तो इस पर जो इम्प्लीमेंटेशन की जो डेट है इस पर थोड़ा सा दोस्तों का ध्यान कम जाता है। तो अभी आप इसी लगे हाथ देख लीजिए कि जो ये 38 आर्टिकल 38 क्लास 2 जो 44th अमेंडमेंट एक्ट 1978 के द्वारा जोड़ा गया तो ये लागू होता है। ये WF का होता है विद इफेक्ट फ्रॉम, मतलब कोई भी प्रावधान जब से लागू होता है, जब से कार्यान्वित होता है उसी को हम विद इफेक्ट फ्रॉम कहते हैं। तो ये जो 38 क्लास 2 में जो संशोधन लाया गया 44th अमेंडमेंट के द्वारा तो ये लागू होता है 20 जून 1979 को। और ये जो आर्टिकल 39 में क्लास F जोड़ा गया, जो भी संशोधन, जो भी अमेंडमेंट 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1976 के द्वारा जितने भी संशोधन किए गए हैं, देखिए 4 है। आर्टिकल 39 में क्लास F जोड़ा गया, फिर एक नया अनुच्छेद आर्टिकल 39 कैपिटल ए जोड़ा गया, ये भी 42nd अमेंडमेंट के माध्यम से आया। फिर आर्टिकल 43 कैपिटल ए जब जोड़ा गया एक नया अनुच्छेद तो ये भी 42nd अमेंडमेंट के द्वारा जोड़ा गया। फिर उसके बाद आर्टिकल 48 कैपिटल ए ये भी 42nd अमेंडमेंट एक्ट के द्वारा जोड़ा गया। तो 42वें संवैधानिक संशोधन अधिनियम 1976 के माध्यम से जितने भी संशोधन किए गए हैं ये सारे के सारे संशोधन लागू होते हैं। मतलब यहां से लेकर के जो पूरा ये है तो इनका ये जो विद इफेक्ट फ्रॉम की जो डेट है वो है 3 जनवरी 1977। तो 42वां संवैधानिक संशोधन अधिनियम वो लागू होता है 3 जनवरी 1977 को। तो अर्थात 42वें संवैधानिक संशोधन अधिनियम के माध्यम से जितने भी संशोधन किए गए वो लागू होते हैं 3 जनवरी 1977 से। और उसके बाद ये जो 86 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट है इसके माध्यम से जो आर्टिकल 45 है इसमें ये जो प्रावधान है ये विद इफेक्ट फ्रॉम ये आता है 1 अप्रैल 2010 से ये लागू होता है। और ये जो है ये जो लागू होता है 97th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2011 के माध्यम से
जो एक नया अनुच्छेद आर्टिकल 43 कैपिटल ए जोड़ा गया, ये लागू होता है 12 जनवरी 2012 को ये लागू होता है। तो अभी तक बीपीएससी में कुल 7 बार संशोधन किया जा चुका है, ये आपके सामने है। और हर संशोधन जो किया गया तो वो लागू कब से होता है उसको भी हमने आपको बता दिया। अब हम ये देखते हैं कि ये जो संशोधन लाए गए तो उसमें प्रावधान क्या है, उसमें क्या प्रावधान किया गया है। तो सबसे पहले हम इन्हीं को देखते हैं। आर्टिकल 38 का जो क्लास 2 है, जिसको 44th अमेंडमेंट एक्ट 1978 के द्वारा जोड़ा गया और जो 20 जून 1979 से लागू होता है, इसमें यह प्रावधान है आर्टिकल 38 क्लास 2 में। इसमें यह कहा गया है कि राज्य अर्थात भारत राज्य जो आय की असमानता है उसको कम करने का प्रयास करेगा और इसके साथ ही साथ विभिन्न क्षेत्रों में रहने वाले और विभिन्न व्यवसायों में लगे हुए लोगों के जो विभिन्न समूह हैं उनमें प्रतिष्ठा, सुविधा और अवसरों की जो असमानता है उसको समाप्त करने का प्रयास किया जाएगा, इसमें यह प्रावधान है। और आर्टिकल 39 क्लास एफ जो जोड़ा गया 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1976 के द्वारा, तो इसमें क्या प्रावधान है। 39 क्लास एफ में ये प्रावधान है, इसमें यह कहा गया है कि जो बालक हैं, जो बच्चे हैं, उनका स्वतंत्र और गरिमामय वातावरण में उनका जो विकास है वो सुनिश्चित किया जाए और उसके साथ ही साथ इनकी जो आर्थिक और नैतिक जो उपेक्षा है, आर्थिक और नैतिक दृष्टि से जो इनका परित्याग है उससे इनको संरक्षण प्रदान किया जाएगा। और अब हम आते हैं आर्टिकल 39 कैपिटल ए में, ये भी 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के द्वारा भारतीय संविधान में जोड़ा गया। उस समय इंदिरा जी की सरकार थी। तो इसमें यह प्रावधान है, इसमें यह प्रावधान किया गया है कि जो भारत में जो भारत के नागरिक हैं, मतलब वो गरीबी के कारण, निर्धनता के कारण, धनहीनता के कारण वो न्याय प्राप्त करने के समान अवसरों से वंचित न रहें, इसमें यह प्रावधान किया गया है। मतलब सबको समान और निःशुल्क न्याय दिलाने की व्यवस्था की गई है। ये राज्य की जिम्मेदारी है कि वो नागरिकों को न्याय प्रदान करेगा। अगर कोई भी भारत का नागरिक जो आर्थिक रूप से विपन्न है, कमजोर है, वो अगर मुकदमा नहीं लड़ सकता है तो ऐसी स्थिति ना आए कि वो बेचारा अपनी गरीबी की वजह से मतलब निर्धनता की वजह से वो न्याय प्राप्त करने के अवसर से वंचित हो जाए, ऐसी स्थिति ना पैदा हो। इसीलिए इसमें यह प्रावधान किया गया है कि सभी को समान और निःशुल्क न्याय दिलाए जाने की व्यवस्था की गई है। और जो आर्टिकल 43 कैपिटल ए है, ये भी 42nd अमेंडमेंट एक्ट के द्वारा लाया गया। तो इसमें जो प्रावधान किया गया है मित्रों, उसके पीछे एक बड़ी दिलचस्प कहानी है, उसको आप जरा सा सुन लीजिए। चूंकि ये इमरजेंसी का पीरियड था, जैसा कि आप जानते हैं कि जो उस समय रायबरेली सीट से इंदिरा जी जो चुनाव जीती थी, तो उनको चुनाव को रद्द घोषित कर दिया गया था इलाहाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस जगमोहन लाल सिन्हा जी के द्वारा। तो इमरजेंसी लगा दी गई थी, इमरजेंसी का पीरियड था। तो उस समय देश में बड़ा जबरदस्त आंदोलन था, जेपी के नेतृत्व में आंदोलन चल रहा था और जो उद्योग धंधे थे वो बंद थे, श्रमिक हड़ताल पर चले गए थे। तो ऐसी स्थिति में इंदिरा जी के सलाहकारों ने ये उन्हें सलाह दी कि यदि उद्योगों के प्रबंधन में, उद्योगों के मैनेजमेंट में, उद्योगों के प्रबंधन में अगर हम श्रमिकों को भागीदारी दे दें, अगर हम मजदूरों को भागीदारी दे दें, तो कंपनी के लाभ से इनका लाभ जुड़ जाएगा और कंपनी के हानि से इनकी हानि जुड़ जाएगी। तो जो ये
बिल्कुल खुल करके विरोध कर रहे हैं, तो ये थोड़ा सा इनके ऊपर प्रेशर आएगा। तो इसी सोच के साथ ये अमेंडमेंट लाया गया और इसमें आर्टिकल 43 कैपिटल ए में ये प्रावधान है कि उद्योगों के प्रबंधन में कर्मकारों को भागीदारी दी जाए, कर्मकारों को भागीदारी दिया जाए, उन्हें पार्टिसिपेशन प्रदान किया जाए। तो इसमें यह प्रावधान किया गया है। और अब हम आते हैं आर्टिकल 48 कैपिटल ए, ये भी 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के द्वारा जोड़ा गया। तो इसमें क्या प्रावधान है? इसमें यह प्रावधान है कि जो भारत राज्य है वो पर्यावरण के संरक्षण तथा संवर्धन और वन्य जीवों की रक्षा के लिए कार्य करेगा, उन्हें बचाने के लिए कार्य करेगा, उन्हें संरक्षण प्रदान करेगा। और ये अगला आता है आर्टिकल 45, ये 86 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2002 के द्वारा भारतीय संविधान में एक नया प्रावधान। देखिए आर्टिकल 45 पहले भी था, यहाँ पर क्या हुआ कि जो पुराना प्रावधान था उसको रिप्लेस किया गया, उसके स्थान पर नया प्रावधान लाया गया। तो यहाँ पर जो सबसे ज्यादा जो समझने वाली बात यह है कि आखिर में पुराना प्रावधान क्या था और ये अमेंडमेंट के बाद अब क्या प्रावधान है, तो उसको आप समझ लीजिए। तो यहाँ पर जो पुराना प्रावधान था उसमें ये कहा गया था कि आर्टिकल 45 का पुराना प्रावधान जो था वो हम उसकी बात कर रहे हैं। उसमें ये कहा गया था कि भारत राज्य इस संविधान के लागू होने की तिथि से, भारत राज्य इस संविधान के लागू होने की तिथि से 10 वर्षों के भीतर 14 वर्ष तक के बच्चों को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा प्रदान करने की व्यवस्था करेगा, निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा प्रदान करने का प्रयास करेगा। ये पुराना प्रावधान था। लेकिन 86 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के बाद जो नया प्रावधान लाया गया उसमें ये कहा गया है कि भारत राज्य शैशव पूर्व देखभाल और 6 वर्ष तक के बच्चों के लिए शिक्षा का प्रावधान करेगा, शिक्षा की व्यवस्था करेगा। यहाँ पर एक जो सबसे बड़ी समझने वाली बात यह है कि शैशव पूर्व देखभाल और 6 वर्ष तक के जो बच्चे हैं, बच्चों के लिए शिक्षा की व्यवस्था करेगा। देखिए शैशव पूर्व का क्या मतलब हुआ भाई? शैशव पूर्व का मतलब ये हुआ कि कोई भी बच्चा जन्म लेने से पहले, मतलब जब वो अपनी माँ के गर्भ में रहता है, जब वो गर्भावस्था में होता है, अपनी माँ के गर्भ में रहता है, जब वो पैदा नहीं हुआ होता है, तो वहां से लेकर के 6 वर्ष तक, तो जो बच्चे पैदा नहीं हुए हैं, अभी जो शैशव पूर्व अवस्था है, एक चीज ये समझ लीजिए कि 0 से 2 वर्ष तक ये शैशव काल होता है, ये होता है शैशव काल। और यहां क्या कह रहा है कि शैशव पूर्व अर्थात अभी जो बच्चा पैदा नहीं हुआ है, गर्भावस्था में है, उस दौरान मतलब बच्चे की देखभाल के लिए अर्थात महिलाओं को निःशुल्क जो चिकित्सा सुविधा है और जो पौष्टिक चीजें हैं वो राज्य के द्वारा प्रोवाइड की जाएगी। जैसे आप लोगों ने आंगनवाड़ी का नाम सुना होगा, भाई आंगनवाड़ी से सभी परिचित होंगे जरूर। तो आंगनवाड़ी में क्या होता है कि आप देखते होंगे कि जो गर्भवती महिलाएं होती हैं, तो आंगनवाड़ी की तरफ से उनको जो पौष्टिक चीजें होती हैं वो उपलब्ध कराई जाती हैं, ताकि उनका जो बच्चा है, उनके जो गर्भ में जो बच्चा पल रहा है वो स्वस्थ हो, माँ स्वस्थ हो। जब माँ स्वस्थ रहेगी तो बच्चा भी स्वस्थ रहेगा।
तो इसीलिए आंगनबाड़ी के माध्यम से जो पौष्टिक चीजें गर्भवती महिलाओं को दी जाती हैं और जो कम्युनिटी हेल्थ सेंटर होते हैं, जो प्राइमरी हेल्थ सेंटर होते हैं, वहां पर उनको जो उनके माध्यम से जो उन्हें दवाइयां प्रोवाइड कराई जाती हैं, तो उनके माध्यम से सैसों पूर्व देखभाल भी राज्य कर रहा है उनकी। और उसके बाद जब बच्चा पैदा हो जाएगा तो 6 वर्ष तक जो है 6 वर्ष तक राज्य बच्चों की शिक्षा की व्यवस्था करेगा। ये डीपीएस में ये प्रावधान किया गया 86 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के बाद। पुराना प्रावधान वो था और नया प्रावधान ये है। और उसके बाद अब हम आते हैं कि जो ये आर्टिकल 43 कैपिटल बी 97th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के द्वारा भारतीय संविधान में जोड़ा गया। तो इसमें क्या प्रावधान है? देखिए, इसमें जो है जो कोऑपरेटिव सोसाइटीज हैं, जो सहकारी समितियां हैं, उनके प्रबंधन, संचालन, नियंत्रण की व्यवस्था बताई गई है, उस संबंध में प्रावधान किए गए हैं। और जो एक खास बात जानने लायक है वो ये है कि जो 97th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट है 2011 का, वो लागू होता है 12 जनवरी 2012 से। और इसके माध्यम से, इस अमेंडमेंट एक्ट के माध्यम से भारतीय संविधान में एक नया भाग जोड़ा गया और उस भाग में 13 नए अनुच्छेद जोड़े गए। वो भाग क्या है? वो भाग है 9 कैपिटल बी। और जो अनुच्छेद जोड़ा गया वो 13 है, वो है 243 ZH से लेकर के 243 ZT, 243 ZH से लेकर के 243 ZT तक, अर्थात कुल 13 नए अनुच्छेद जोड़े गए। नया भाग जोड़ा गया 9 कैपिटल बी और उसमें जो 13 अनुच्छेद जोड़े गए 9B में वो है 243 ZH से 243 ZT तक है। और 9B जो पार्ट 9B है उसका शीर्षक क्या है? देखिए, बड़ा मतलब अच्छा क्वेश्चन यहाँ पे बन सकता है कि अगर किसी एग्जाम में पूछ ले कि भारतीय संविधान में जो पार्ट 9B जोड़ा गया है वो किससे संबंधित है, एक चीज, या उसका जो शीर्षक है वो क्या है? वो है कोऑपरेटिव सोसाइटी, सहकारी समितियां। सहकारी समिति उसका शीर्षक है, तो ये जानने वाली बात है। तो मित्रों, आपने ये देखा कि जो ये भारतीय संविधान का पार्ट 4 है, भाग 4 है, वो न सिर्फ एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बल्कि वो जो भारत की संवैधानिक व्यवस्था है उस व्यवस्था के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही महत्वपूर्ण भाग है। क्योंकि इसके द्वारा हम भारत में जो सामाजिक और आर्थिक लोकतंत्र है उसको सुनिश्चित करते हैं। इसके साथ ही साथ ये भाग जो है भारत को एक लोक कल्याणकारी राज्य का स्वरूप प्रदान करता है। और ये एक ऐसा भाग है जिसके पीछे कोई कानूनी दबाव नहीं है, कोई मतलब कानून का प्रेशर नहीं है। आप इनको लेकर के न्यायालय की शरण में नहीं जा सकते हैं। लेकिन जो सबसे बड़ा प्रेशर है वो जनमत का प्रेशर है। तो यहाँ पर कोई कानूनी प्रेशर नहीं है, लेकिन उससे भी बड़ा प्रेशर जो है वो जनमत का प्रेशर है। जनमत का प्रेशर है, जन दबाव है, जनता का एक प्रकार से जो डर है सरकारों के ऊपर, जो दबाव है, तो वो है। और आपने ये देखा कि अभी तक जब से भारतीय संविधान लागू हुआ है आज तक डीपीएसपी में यानी भाग 4 में सिर्फ और सिर्फ 7 बार संशोधन किया गया है। वो हमने आपको बताया कौन सा संशोधन कब आया, फिर लागू कब हुआ, किस संशोधन में क्या प्रावधान किए गए, जो संशोधन किया गया उसके पीछे की बैकग्राउंड क्या रही है, उन सारी चीजों से हमने आपको अवगत कराया। और मित्रों, ये जो हमने ये डायग्राम बनाया है, जो हमने ये चित्र बनाया है, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इसमें
अमेंडमेंट एक्ट है, कब आया, किसके माध्यम से, कब कौन सा अनुच्छेद जोड़ा गया, कब लागू हुआ, तो वो तमाम सारी चीजें हैं। तो आप इस पर गौर करिएगा। और ये जो पॉइंट है, ये जो बिंदु है, ये एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से भी बड़े महत्वपूर्ण है, क्योंकि जैसा कि हमने आपको बताया कि अभी क्या है कि थोड़ा सा एग्जाम का जो क्वेश्चन पूछने का जो तरीका है वो बदल रहा है। अभी तक जनरली एग्जाम में ये पूछा जाता था कि फला अमेंडमेंट कब हुआ, लेकिन अब क्या है कि पूछा जा रहा है कि फला अमेंडमेंट लागू कब हुआ। तो जो इम्प्लीमेंटेशन का पॉइंट है, जो मतलब जो लागू कब हुआ, तो इस डेट पर थोड़ा सा मित्रों का ध्यान, अभ्यर्थियों का ध्यान कम रहता है। तो अभी थोड़ा, लेकिन एग्जामिनर जो है उस तरफ अपना ध्यान ले जा रहे हैं। तो हमें आपको भी ये चाहिए कि हम आप भी उस तरफ जाएं, बल्कि उनसे एक कदम आगे चलें, क्योंकि भाई इतने बड़े एग्जाम होते हैं, उनको क्रैक करना है तो स्ट्रेटेजी बनानी पड़ेगी। तो ये तमाम सारी चीजें हैं हमने आपको बताया, और हमें उम्मीद है कि इससे आपको बड़ा लाभ हुआ होगा। और मित्रों, अब हम आपसे नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में एक नए टॉपिक के साथ, नए जोश के साथ पुनः मुलाकात करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार, गुड नाइट, बाय।